Hello friends, this video is brought to you by Basic Studies Institute. The topic for this time is set or you can say set theory. So चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सेट क्या होता है. बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन. सेट is a collection. It is a collection of well defined ऑब्जेक्ट्स. मैं फिलहाल इस वेल डिफाइंड को अंडरलाइन कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है यहाँ पे वेल डिफाइंड का. वेल डिफाइंड मीन्स कि जो क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम इस सेट को डिफाइन करेंगे या किसी भी सेट को डिफाइन करेंगे वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए. मीन्स आप उस क्राइटेरिया के अंदर एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर सकें विदाउट वेस्टेज. लेट्स टेक सम एग्जांपल. सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. से collection of all boys in a class. से किसी भी क्लास के, किसी भी स्कूल की क्लास के, ऑफ ए स्कूल यू कैन से, कि सभी बॉयज़ की कलेक्शन ले लें. तो ऑब्वियसली ये क्राइटेरिया वेल डिफाइंड हो गया बिकॉज आपको मालूम है जैसे एक पर्टिकुलर क्लास है, क्लास 11th, तो हमें मालूम है उसके क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं. तो उन सभी बॉयज़ की कलेक्शन अगर आप ले लें तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ सेट. सो दिस इज अ सेट क्योंकि वेल डिफाइंड क्राइटेरिया. या आप कह दीजिए कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया. इंडिया की सभी रिवर्स की कलेक्शन अगर आप कर दें तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बिकॉज हमें मालूम है वो क्राइटेरिया क्या है. आपको मालूम है क्राइटेरिया इज द रिवर्स. तो रिवर्स हमें मालूम है इंडिया में कितनी है, तो उनकी लिस्टिंग कर दें तो दैट बिकम्स अ सेट. बट जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट इन ए क्लास. अब ये सेट नहीं है. क्यों? क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो वेल डिफाइंड नहीं है. आपने बेस्ट स्टूडेंट बोल दिया लेकिन बेस्ट में कैसे लिस्टिंग करें. अब एक क्लास में कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बेस्ट हो सकता है या कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, पढ़ाई में इन द सेंस उसके मार्क्स टॉपर में आ रहा है, या कोई बच्चा वैसे आईक्यू में अच्छा हो सकता है, उसके मार्क्स इतने अच्छे ना हो, मार्क्स एवरेज रहते हो लेकिन वो आईक्यू में बड़ा अच्छा है. तो ये एक अच्छा सा क्राइटेरिया नहीं है. ये जो हमने बेस्ट लिखा है इट इज़ नॉट अ गुड क्राइटेरिया. इस तरह एक और एग्जाम्पल भी है. जैसे हम कह देते हैं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम. तो अगर मैं बेस्ट बैट्समैन की बात करता हूँ, से आई राइट इन दिस एग्जांपल, से कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन, से बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम. अब ये भी अपने आप में एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि बेस्ट किस सेंस में बेस्ट है. नंबर ऑफ रन्स की सेंस में बेस्ट है या नंबर ऑफ सेंचुरीज़ की टर्म्स में बेस्ट है. ये क्राइटेरिया अपने आप में अच्छा नहीं है. किसी की एवरेज बहुत अच्छी होती है लेकिन स्कोर रन्स उतने नहीं होते ओवरऑल इंटरनेशनल में. तो दिस इज़ नॉट अ गुड क्राइटेरिया. हम लिस्ट नहीं कर सकते इसके अंदर. तो जब हम प्रॉपरली लिस्टिंग नहीं कर सकते तब हम उसको सेट नहीं बोल पाएंगे. नाउ एक और पर्टिकुलर सा एग्जाम्पल है. से आई राइट वन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल. से कलेक्शन of all real numbers whose square is -1. अब ज़रा इसको समझिए. आप से x कोई भी रियल नंबर ले लें. अगर x कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर आपको मालूम है क्या क्या होता है जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं. तो अगर x कोई भी रियल नंबर है तो हमें मालूम है उसका स्क्वायर जब भी करेंगे तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्वायर रहता है, ज़ीरो है तो उसका स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है जैसे -2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. तो ये स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है. दैट इज एक्स स्क्वायर इज नेवर लेस देन 0. सो -1 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है. तो हम सोचते हैं कि शायद ये सेट ही नहीं है क्योंकि ये क्राइटेरिया पॉसिबल नहीं है. ऐसा नहीं कह सकते. इसमें यहाँ पे क्राइटेरिया मालूम है. क्राइटेरिया ये है कि वो रियल नंबर है बट टेक्निकली कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 हो. सो दिस इज रिगार्डिंग एज अ सेट. लेकिन इस सेट में आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे
तो इसलिए इसको हम पर्टिकुलरली बोल देते हैं इट इज़ अ एम्प्टी सेट। वी कॉल दिस सेट एज एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, खाली रहेगा ये, बट क्राइटेरिया वेल डिफाइंड है, इट इज़ अ सेट। इसको स्पेशल टाइप का सेट बोलते हैं एंड वी नेम दिस सेट एज एम्प्टी सेट। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें याद रखनी है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of a set are called its elements. अब in short I will write elements as ELTS. अब मान लीजिए अगर X is an element of a set say A, जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ABCXYZ कैपिटल लेटर्स में, और जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर्स में डिनोट करेंगे। तो अगर X इज एन एलिमेंट ऑफ A, तो इसको जो इसकी नोटेशन होती है दैट व्हाट आई एम राइटिंग नाउ, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं X एप्सिलॉन A। इसको पढ़ना कैसे है, X बिलोंग्स टू A, और यू कैन से X lies in A, or you can say X is an element of A, whatsoever we may write। तीनों चीज़ें एक ही हैं, तो ये समझने वाली बात है कि आगे से इसको सिंबल में इस तरह लिखा करेंगे, X belongs to, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड एप्सिलॉन, ग्रीक सिंबल है, लेकिन मैथ्स की भाषा में जब भी हम एप्सिलॉन डालेंगे तो इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, जनरली वी राइट दिस एज बिलोंग्स टू ए। सो एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, जो हमने पहले एग्जांपल दिया था, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कोई एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे थे टेक्निकली। फिफ्थ एग्जांपल को मैं इससे समझा रहा हूँ कि देयर वाज नो एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज -1, सो देयर इज नो एक्स, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Say, let's see how we can write set. So next is representation of a set. अब एक सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। So I write the first one. The first form is roster form and the second one is set builder form. I shall correct the spelling. It is ROSTER, roster form, and the second is set builder form. Now what is roster form? अगर सेट में, जैसे अगर मैं कहूँ सेट ऑफ से A कैपिटल A रिप्रेजेंट सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो हम सबको मालूम है पहले 10 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं पूरा का पूरा विद इन ब्रेसेस, ये ब्रेसेस लगाकर मीन्स जब भी एक्सप्लिसिटली लिख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। दिस इज द एग्जांपल फॉर रोस्टर फॉर्म। Means when elements of a set are written explicitly within braces, this form is called roster फॉर्म। तो ये आपको मालूम पड़ गया। अब जैसे आप कोई भी सेट लिख दें, बस उसके एलिमेंट्स को लिख दीजिए उसमें पूरा का पूरा विदाउट कोई गैप, उसको मेंशन कर दीजिए। अब नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसको हम एक और नाम देते हैं, एज द नेम सजेस्ट, बिल्डअप करेंगे सेट को। इसको हम ये भी कह देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड।
So let us see what is this. सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसमें हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सेट ए है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे x, कॉलन लगा दिया जाएगा और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ x को मेंशन कर दिया जाएगा साथ में. दिस इज हाउ वी राइट इट. जैसे हमें बताना है कि सेट ए ले लिया, कलेक्शन ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दें जो हमने पहले पढ़ी है, तो हमें मालूम है इस सेट के दो ही एलिमेंट्स हैं, दैट इज 2 and 3, बिकॉज इसके जो दो रूट्स आएंगे दैट विल बी 2 as well as 3, बिकॉज इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के बाद हो जाएगा x minus 2 x minus 3 इज इक्वल टू 0. सो 2 और 3 आर दी रूट्स. बट अगर मैं इसको सेट बिल्डर में लिखूंगा और प्रॉपर्टी में लिखूंगा तो उसकी फॉर्म आएगी आपके पास ए, आप x लिख देंगे कॉलन और सेपरेशन ऑफ लाइन, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बुक्स में, x दिस सेपरेट विद अ सेपरेटर एंड x प्रॉपर्टी. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ x? यू विल राइट हियर. सो x is a real root of x square minus 5x plus 6. So this is called set builder form. जैसे अगर आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे पहले को, जो हमने पहले सेट लिखा था. से अगर मैं सेट बी कह रहा हूँ, सेट ऑफ से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मीन्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. सो यू कैन राइट देम एज x, you can say x is a natural number less than 11, or you can say less than equal to 10. लेस देन इक्वल टू में 10 भी काउंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली लेस देन लिखेंगे तो 11 लिखिएगा क्योंकि 10 तक काउंट करना है. सो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं. से टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं एक बार देख लें. दो तरह के सेट्स होते हैं. एक हमारे पास होते हैं फाइनाइट सेट्स एंड दूसरे हमारे पास होते हैं इनफाइनाइट सेट्स. ऑब्वियसली फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे डिसाइड होगा? अगर नंबर ऑफ सेट्स, फाइनाइट डिफाइन करते हैं फाइनाइट सेट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर फाइनाइट, मतलब जिसे आप काउंट कर सको, तो दैट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल सिंबल है. इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर भी बोल देते हैं या कार्डिनलिटी भी बोल देते हैं, एक ही बात है. कार्डिनल नंबर और यू कैन से कार्डिनलिटी. इसकी सिंबल जो है बेटा वो है एन ए. मीन्स अगर आप ए सेट को बोल रहे हैं तो किसी भी सेट ए के लिए उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं एन ए से. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन कार्डिनलिटी. तो ऑब्वियस है कि कार्डिनलिटी उसी में डिफाइन की जाएगी जब फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए तो उसका कोई कार्डिनल नंबर नहीं हो सकता. तो फाइनाइट सेट्स के अंदर फर्दर क्राइटेरियाज हैं. पहला होता है एम्प्टी सेट. ऑब्वियस एम्प्टी सेट के लिए हम सिंबल जो यूज़ करते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ. फाई इज़ द सिंबल यूज्ड, और सिंपली ब्रेसेस लगा के उनको खाली छोड़ दिया जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा फाई यूज़ किया जाएगा, बट ये भी सिंबल होता है. ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं. नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा. मीन्स इस सेट की जो कार्डिनलिटी होती है दैट विल बी 0. कार्डिनल नंबर 0 हो जाएगा.
फाइनाइट में इसके काउंट किया क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं, 0 एलिमेंट है तो ऑब्वियस है, कार्डिनलिटी 0 है तो ऑब्वियस है इट इज़ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट का एक और नाम है, यू कैन से दिस एज नल सेट, नाम वही है। और वॉइड, वॉइड मीन्स खाली, तो वॉइड सेट। देन सेकेंड इज सिंगलटन, ये भी नेम क्लियर है, जिस सेट की कार्डिनलिटी 1 हो, जैसे आप कोई भी सेट लिख रहे हो से सेट ए, इसमें सिंगलटन सेट हो गया ये 1 का। यहाँ आप कहते हैं कोई एलिमेंट ए लिख रहे हैं तो सिंगलटन ए हो गया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं फाई को ब्रेसेस के अंदर लिख दूँ तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इन फैक्ट इट इज सिंगलटन। अब लकीली सेट के अंदर सेट आ गया, जब भी सेट के अंदर सेट आ जाए तो हम बाहर वाले सेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मींस ज़्यादा के प्रेफर इस बाहर वाले को करेंगे, बाहर वाले ब्रेसेस को मेन सेट माना जाता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ से सेट के अंदर लिख दिया 1 2 भी लिख दिया, तब भी इसमें 2 एलिमेंट नहीं है, ये इकलौता जो है 1,2 का जो सेट बना हुआ है वो पूरा का पूरा ए का एलिमेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये ए इससे बना हुआ है, तो दिस इज अ सिंगलटन सेट। प्लीज़ मेक श्योर जब भी सेट को पढ़े तो बहुत ध्यान से पढ़े कि सेट की निशानी क्या है, जो बाहर वाले ब्रेसेस होते हैं वो मेन ब्रेसेस होंगे उस सेट के अंदर, चाहे जितने मर्जी सेट आ जाए। जैसे अगर मैं एक सेट लिखता हूँ, से एक सेट में एलिमेंट लिख दिया 1 और दूसरा एलिमेंट लिख दिया 2 और से तीसरा लिख दिया 1,2, तो इस सेट में टोटल में 3 एलिमेंट हैं, एक 1 मीन्स 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 का सेट जो है दैट इज ए एलिमेंट ऑफ ए। प्लीज़ मेक श्योर 2 हेयर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 का सेट जो है दैट इज ए एलिमेंट ऑफ ए। अब वो 2 जो है अपने आप में सिंगलटन 2 बना रहा है यहाँ पे। इसी तरह 1,2 जो है, ये 2 एलिमेंट्स वाला सेट जो है ये भी एलिमेंट बना रहा है ए का, प्लीज़ मेक श्योर। सो यहाँ पे जो मैं 5 की बात कर रहा था, जब वो ब्रेसेस के अंदर आ गया, अब अकेला 5 लिखा तो एम्प्टी सेट है, क्योंकि उसका मतलब है कि ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जब ब्रेसेस के अंदर 5 लिख दिया, से ए अगर मैंने ऐसे लिख दिया, तो इट मीन्स जो 5 है दैट इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए। सो ये गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ लेना ऐसे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे फ्यूचर में। देन थर्ड इज पेयर सेट्स। अब पेयर से आपको मालूम पड़ ही रहा है कि जिसकी कार्डिनलिटी 2 हो जाए दैट इज कॉल्ड अ पेयर सेट। तो इसमें एग्जांपल आप सिंपल से लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी लिखा था 1,2 और यू कैन से ए कॉमा बी, किसी भी तरह 2 एलिमेंट्स अगर उसमें आ रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड पेयर सेट। तो इन टोटल आप ये भी याद रखिए कि सेट के अंदर सेट आ सकते हैं, अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो नल सेट होगा, अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो सिंगलटन होगा। सिंगलटन के अंदर अगर मैंने 5 लगा दिया तो 5 यहाँ पे सेट का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस बड़े सेट ए का एलिमेंट का काम कर रहा है, तो ये जो ए है ये सिंगलटन होगा। 5 एम्प्टी ही रहेगा, 5 इज एम्प्टी सेट, यहाँ पे 5 नहीं है सेट, यहाँ पे 5 खुद सेट के अंदर है, मीन्स इट इज़ अ सेट कंटेनिंग 5, तो 5 उस सेट का एलिमेंट हो गया, तो इसलिए सेट सिंगलटन बन जाएगा। देन पेयर सेट इज जिस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, सो दैट इज कॉल्ड पेयर सेट। तो आगे प्रोसीड करते हैं इनफाइनाइट सेट्स की तरफ। अब इनफाइनाइट सेट्स में ऑब्वियसली कार्डिनलिटी जो है दैट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यू कैन से इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स लार्ज हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। अब इसके जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, स्टैंडर्ड सेट्स हैं कुछ जिनको हम याद कर लेते हैं एक बार। जो पहला सेट है दैट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इस सेट में जो हमें मालूम है कि 1 से काउंटिंग शुरू होती है, 1 2 3 4, ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो इस सेट के लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल है कैपिटल N, और एक लाइन साइड पे लगा देते हैं, जस्ट अ स्टैंडर्ड सिंबल। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल natural numbers. I write it again, N and a slight line along with this. सेकेंड, ये स्पेशल सिंबल दिए हुए हैं इन सबको, तो हम इस तरह ही लिखते हैं ऐसे। सेट, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ,
स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए आप सिंपली कैपिटल एन ही यूज़ कर दीजिएगा, जो एनसीईआरटी में सिंबल दिया है। तो क्योंकि कई बार टीचर्स इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट स्टैंडर्ड सिंबल यही है, स्पेशल सिंबल है, एन के साथ एक लाइन लगा देते हैं, बट आप स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए कैपिटल एन ही यूज़ करिएगा। देन सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ऑब्वियसली एक ज़ीरो जुड़ जाता है इसमें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय W, or you can say simply W. Third, set of all integers, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, integers means 0 1 2 3 and so on, then -1 -2 and so on, negative positive numbers जो हैं, this is represented by capital Z, और you can say simply Z, और कई बुक्स में ना इसको I भी लिखा जाता है, I stands for integers, बट हम ज़्यादातर Z ही डालते हैं। फोर्थ, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। रैशनल नंबर्स किस तरह के नंबर्स होते हैं? वो x जिनको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, एंड Q is not equal to 0 and P and Q they are co-prime, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। मीन्स जैसे आप 3/4 लिखते हैं तो 3/4 को 6/8 भी तो लिख ही सकते हैं, लेकिन हम 6/8 नहीं लिखेंगे सेट के अंदर, क्योंकि 6/8 में सिंप्लीफिकेशन होकर 3/4 बन जाएगा, क्योंकि 6 और 8 में कॉमन फैक्टर है 2, उसको कैंसल आउट करने के बाद इस सेट में लिखना है। सो रैशनल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द टाइप P/Q such that P is integer, Q is integer, Q is not equal to 0, न्यूमरेटर 0 हो सकता है पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, एंड P एंड Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। मेक श्योर Q 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर Q 1 हो जाए तो x इज इक्वल टू P रह जाएगा जो इंटीजर है। तो ऑल इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, दे फॉल अंडर रैशनल नंबर्स। क्योंकि अगर आप 1 लिख रहे हैं तो 1 के नीचे 1 लगा दीजिए, P/Q बन गया। जैसे -3 लिख रहे हैं उसके नीचे 1 लगा दीजिए, P/Q बन गया। से 4 लगा दीजिए, उसके नीचे 4 के नीचे 1 लग गया तो ये रैशनल नंबर बन गया। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Q. Q stands for set of all rationals. Then last is set of irrational. In fact, this is second last, set of all irrationals. अब इसको हम लिखते हैं T से, कैपिटल T से। ऑब्वियसली नाम क्लियर है, जो नंबर्स P/Q फॉर्म में नहीं आते। वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, से √3 जो सर्ड्स होते हैं, √2, बिकॉज ये सारे के सारे कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो इस तरह के जो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो हमारे सेट ऑफ इरैशनल्स में आ जाते हैं। जैसे अगर आप लिखें 1.31 311 3111 एंड सो ऑन। अभी अगर आप ध्यान से देखें ख़त्म भी नहीं हो रहे और ना ही इनमें कोई पैटर्न आ रहा है, क्योंकि आप लिखते ही जाएंगे, अगली बार आएगा 31111, कोई बार नहीं लगा सकते आप। तो इस तरह के नंबर जो हैं वो कभी भी P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जाते। जैसे √2 अगर आप निकालें तो √2 की वैल्यू आपने देखी होगी, ये आती है 1.4142 एंड सो ऑन। अगर आप सॉल्व करें आगे भी तो आप देखेंगे कभी भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता, ये चलते ही जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, कोई पैटर्न नहीं होता इनका। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम P/Q में कभी नहीं लिख पाते, तो दे आर टर्म्ड एज इरैशनल्स। इसमें सर्ड्स आते हैं। एक बहुत अच्छा रैशनल नंबर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पाई। ऑल्दो पाई की वैल्यू, एक चीज़ मैं यहाँ पे रेफ़र करना चाहूँगा, पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, बट इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बात करता हूँ अभी 2 मिनट में। तो पाई याद रखें, दिस इज़ अ इरैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट रैशनल। से तो आई डिस्कस इन डिटेल पाई के बारे में बात करते हैं।
अभी तक हमने जो पढ़े, दो तरह के नंबर पढ़ लिए, रैशनल एंड इरैशनल। मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल ऐड कर रहा हूँ, ऑल्दो ये चीज़ें आपने 9th में पढ़ी हुई हैं, जस्ट टू मेक इट क्लियर कि लेटर ऑन हमें कोई दिक्कत ना आए इसके बारे में। सो रैशनल नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू वाले अभी हमने पढ़े, एंड अंडर ऑल दोज कंडीशंस कि पी एंड क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स हो जाएंगे, क्यू ज़ीरो नहीं होगा, और इनका जो HCF है ऑफ पी एंड क्यू दैट विल बी 1। अब ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनकी फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है ये टर्मिनेट कर जाते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। टर्मिनेट कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर जो होता है क्यू होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, इस तरह का हो जाए, मतलब जिसमें या तो सिर्फ 2 की पावर्स आए या 5 की पावर्स आए एज प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, तो ये टर्मिनेट करेंगे। जैसे आप कह दें 3/5, ये टर्मिनेट कर जाएगा। आप कह दें 6/20, ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो क्योंकि ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनमें डिनोमिनेटर जो होता है उनकी जो पावर उनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो सिर्फ 2 और 5 की होती है, उसमें कोई 3 या 7 नहीं ऐड आएगा, उसमें एडिशन नहीं आएगी उन चीज़ों की। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेट कर जाते हैं, या जो टर्मिनेट ना करें, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट करते हैं ऐसे नंबर, रिपीटिंग। जैसे हमने पढ़ा हुआ है से 3/7, या सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 1/3, ये आ जाएगा 0.3333, जिसको हम बाहर से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ऐसे नंबर्स को भी हम रैशनल में ही काउंट करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पी अपॉन क्यू में आ जाते हैं। वो आपने मेथड्स भी पढ़े हुए हैं कि हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पी अपॉन क्यू 0.3 बार को। तो आई वोंट गो इनटू दैट मच डिटेल अभी। तो अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं बट नॉन रेकरिंग भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनका एक स्पेशल क्राइटेरिया है, ये पी अपॉन क्यू के बराबर कभी नहीं आ पाते। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखे थे, तो इनको हम इरैशनल में रखते हैं। तो इनमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो हमारे पास होते हैं जैसे √2, √3, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। इसी तरह पाई भी इन्हीं में आता है, क्योंकि पाई एक्चुअली इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड पाई। अब पाई को हम कई छोटे होते क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 22/7 लेते हैं। अब इसके बारे में कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। अगर आप एक्चुअल में चेक करें तो 22/7 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ रहा है 3.14 से 2 8 5 7। अब इसके बाद अगर आप चेक करेंगे द होल थिंग विल रिपीट 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन, मतलब टेक्निकली इट इज 3.142857। तो ये किस क्राइटेरिया में आ रहा है? इट इज कमिंग अंडर द क्राइटेरिया ऑफ रैशनल्स, इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी है और मोर ओवर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रेकरिंग। So 22/7 is not the actual value of pi. In fact, जब पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली पहले 3 डेसिमल्स जो हैं वो भी 3.142 ही आ रहे हैं। तो पाई के लिए अप्रॉक्सीमेट रैशनल नंबर जो है दैट इज टेकन 22/7, मीन्स इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 22/7, बट एक्चुअली पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। प्लीज मेक श्योर दिस। जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन है, दे आर वेरी नियर। एरर जो है वो 3 डेसिमल्स में जाके आता है। तो दैट मीन्स जब 3 डेसिमल्स पे एरर हो तो हमारे जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो 1 मिलीमीटर तक ही मेजर कर पाते हैं या 2 मिलीमीटर तक मेजर कर लेते हैं। तो इसलिए पाई को अप्रॉक्सीमेटली 22/7 बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल। अब पूरी नंबर लाइन के ऊपर, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने पहले डिफाइन कर दिया कि हर इंटीजर, हर होल नंबर, हर नेचुरल नंबर इसमें कवर्ड है। तो पूरी नंबर लाइन के अंदर 2 तरह के नंबर्स होते हैं, या तो रैशनल, और अगर रैशनल नहीं होंगे तो इरैशनल होंगे। तो इसको अगर हम मिला दें तो हमारे पास 6th टाइप के सेट्स आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रियल्स, या रियल नंबर्स। रैशनल्स और इरैशनल्स को अगर हम मिला दें, रैशनल्स प्लस
इरैशनल्स, ये हमारे पास बना देते हैं सेट ऑफ रियल्स और इसको हम सिंबल देते हैं कैपिटल आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे आगे, तो बिकॉज ये बहुत बार यूज होने हैं। तो रियल नंबर्स इज एनी नंबर विच यू कैन प्लॉट ऑन नंबर लाइन। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब इनफाइनाइट सेट्स के अंदर हमारे पास कंटिन्यूएशन में अगर जाएं तो एक और क्राइटेरिया आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरवल्स। अब इसको हम आराम से पढ़ते हैं ज़रा। व्हाट आर इंटरवल्स? से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, से सेट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 3 and 9, तो आप झट से लिख देंगे 4, 5, 6, 7, 8 और इसकी कार्डिनलिटी भी अगर आपसे पूछी जाए वो आ जाएगी 5। तो बहुत आसान था ये तो लिखना। लेकिन से मैं एक और सेट देता हूँ आपको, से सेट ऑफ ऑल रियल्स बिटवीन 3 and 9। तो अब हम फंस गए। क्यों? क्योंकि इसमें आप लिस्टिंग करके एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते, आप इसको एक्सप्लिसिटली कभी भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये चीज़ जो है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ, ये चीज़ जो है कभी पॉसिबल नहीं है इस सेट के लिए, क्योंकि टेक्निकली इसका मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखें, आपको वो एक्स चाहिए सच दैट एक्स रियल नंबर है एंड एक्स जो है वो 9 से छोटा है और 3 से बड़ा है। रिमेंबर, हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनइक्वालिटीज़ लिखते हैं। मींस आप अगर x ग्रेटर देन 3 लेस देन 9 लिख रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। लिखने का तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डिक्रीजिंग फॉर्म होती है एंड ये इंक्रीजिंग फॉर्म होती है। वी प्रेफर इंक्रीजिंग फॉर्म ओवर डिक्रीजिंग फॉर्म। जब भी मैथ्स में प्रेफर करेंगे तो इसमें प्रेफर किया जाता है ओवर दिस। सो 3 लेस देन x लेस देन 9 अगर हम लिख दें तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग हर रियल नंबर जो 3 और 9 के बीच में है। 3.001, 3.1, 3.2 वो सब कवर हो जाएंगे इसके अंदर। और मेक श्योर इसको छोड़िए, अगर मैं आपको कहूँ कि वो सारे रियल नंबर्स लिखिए, x बिलोंग्स टू रियल्स सच दैट, ST स्टैंड्स फॉर सच दैट, ST मीन्स सच दैट, क्योंकि मैं आगे भी यूज़ करूँगा तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। से 2 और 3 के बीच में ही लिख दीजिए इंक्लूडिंग 2 and 3। एक मैं यहाँ पे ब्रेक देकर एक बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसा कोई सिंबल आ जाए x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो 2 से कम या 2 के बराबर हो जाए। और ऑब्वियसली दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, एट ए टाइम एक ही ट्रू हो सकता है, तो इट मीन्स लेस देन और इक्वल टू। सिमिलरली अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया है तो इसका मतलब या तो ग्रेटर देन 3 होगा या इक्वल टू 3 होगा। ऑब्वियसली दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो मैंने ऐसे 2 से ज़्यादा या 3 से कम इंक्लूडिंग 2 and 3 मीन्स 2 और 3 भी हो सकते हैं। तो अगर हम ध्यान रखेंगे तो इनके बीच में ही इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो सच टाइप ऑफ सेट्स कम अंडर द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। तो इनफाइनाइट सेट्स के अंदर ये आ रहे हैं। तो अब इस तरह के जो सेट्स होते हैं जो हम एक विद इन रेंज लिखना चाहते हैं, 3 से 9, 2 से 3, उनके लिए हमने एक स्पेशल नेम रखा हुआ है, दैट इज इंटरवल्स। मीन्स इस तरह का, अब मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ। जैसे अगर मेरे को x लिखना था, x इज अ रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन से 3 and 9, तो इसके लिए हम स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं 3 से 9 और ये कॉमन ब्रैकेट यूज़ कर देते हैं। कॉमन ब्रैकेट और पेरेंथेसिस जैसे हम बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है 3 से 9 के बीच सारे नंबर्स लेने हैं, लेकिन 3 और 9 नहीं लेना। मीन्स 3 और 9 इंक्लूडेड नहीं है। मीन्स अगर आप इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह आएगा, ये 3 है, ये 9 है, तो इसके बीच में सब आ जाएगा। इसको मैं शेड कर देता हूँ और 3 और 9 के ऊपर वॉइड लगा दिया, सर्कल लगा दिया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि 3 और 9 इंक्लूडेड नहीं है। 3 से आगे इंक्लूडेड है, 3 से 9 से पीछे इंक्लूडेड है, लेकिन 3 और 9 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सारा का सारा जो है रीजन, आई एम जस्ट शेडिंग इट आउट, ये रीजन हमारे पास 3 से 9 आता है और इसको हम बोलते हैं
ओपन इंटरवल, एज ही नेम सजेस्ट, क्योंकि ओपन इसलिए क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब इसी सेट में अगर मैं ऐसे लिख देता x बिलोंग्स टू R, 3 पे क्लोज भी हो जाता, मीन्स कहने का मतलब 3 और 9 को इंक्लूड भी कर ले, लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस तरह के सेट को हम लिखते हैं 3 से 9 स्क्वायर ब्रैकेट्स, मीन्स इसमें हम 3 और 9 को भी इंक्लूड कर लेंगे और उसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको तो करना ही है, और 3 और 9 को भी इंक्लूड करना है। इस तरह के इंटरवल को बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। तो अब जनरल डेफिनेशन इनकी दे लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, से आई डिफाइन क्लोज इंटरवल फर्स्ट, ए एंड बी। तो दिस मीन्स वो सारे x की कलेक्शन x बिलोंग्स टू रियल्स सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a। ऑब्वियसली a बेटा b से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग सेंस में लिख रहे हैं हम। याद रखिए 9 से 3 कभी भी नहीं मीनिंग होगा, ये कभी नहीं लिख सकते क्योंकि 9 बड़ा हो गया इससे, तो 3 से 9 लिखा जाएगा हमेशा। और ये भी ध्यान रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो एंड पॉइंट्स में ले रहा हूँ a और b ये कोई भी इंटीजर्स ही हो, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। वेयर a एंड b आर एनी रियल्स, मीन्स अगर आप ऐसे भी लिखते हैं से 3.67 से 4.71, तो ये भी इंटरवल ही माना जाएगा। मीन्स ज़रूरी नहीं कि जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज आर नॉट नेसेसरली इंटीजर्स। सो ये काफ़ी ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखें। देन डिफाइन a कॉमा b ओपन इंटरवल। सो दिस वाज ऑल x बिलोंग्स टू रियल्स सच दैट x is between a and b excluding a and b. So this was called closed interval and this is called open interval. तो इसी तरह इनके मिक्सचर आ जाते हैं, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। ऑब्वियसली इट मीन्स वो सारे रियल नंबर्स x belongs to reals such that x lies between a and b, but a से बराबर भी हो सकता है लेकिन b के बराबर नहीं होगा। इसको शेड कैसे किया जाता है, जैसे ये a है ये b है, तो b के ऊपर वॉइड लगेगा बट a के ऊपर शेड हो जाएगा एंड एवरी नंबर बिटवीन a एंड b कवर हो जाएगा। सिमिलरली इसका नाम क्या था, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। दिस इज ऑल x बिलोंग्स टू रियल्स सच दैट a से बड़ा है b से छोटा है लेकिन b के बराबर भी हो सकता है। वी कॉल दिस एज सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। तो इसमें ऑब्वियस है कि हम a से b अगर लेते हैं तो b इंक्लूड हो जाएगा, a इंक्लूड नहीं होगा और उसके बीच का सारा रीजन। अब इसमें अगर a एंड b इनफाइनाइट नहीं हो, कहने का मतलब जैसे अभी तक जो हमने एग्जांपल लिए थे, से 3 से 9 भी लिया था, 1 से 2 लिया था या 2 से 3 लिया था, ये फाइनाइट नंबर्स हैं। अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, अब ये जो फाइनाइट हो जाते हैं ये चारों के चारों, जैसे अगर a एंड b आर फाइनाइट रियल्स, मीन्स आप इनको मेजर कर सकते हैं, तो ये चारों के चारों इंटरवल्स, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड, ये चारों के चारों they all are called finite intervals. Although they are infinite sets, ये ध्यान में रखें कि कुछ भी हो जाए ये रहेंगे इनफाइनाइट सेट्स ही, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत है, लेकिन इनको एक स्पेशल नाम दिया गया, इंटरवल्स में इनका नाम रखा गया फाइनाइट इंटरवल्स। तो इनमें एक नई डेफिनेशन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ का मतलब होता है उसका साइज़ कितना है, जैसे 3 to 9 ले रहे हैं तो उसका साइज़ 6 है, मीन्स 9 - 3। तो इन सभी की लेंथ जो होती है वो होती है b - a, क्योंकि b a से बड़ा है तो वी टेक दिस एज लेंथ। ऑलराइट,
सो नेक्स्ट आता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स के अंदर इनफाइनाइट इंटरवल्स। ये ध्यान में रखते हैं क्या होते हैं। अब जैसे से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं x लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x 2 से शुरू हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, इन्फिनिटी तक। ये नहीं ना पता ख़त्म कहाँ पे होगा। तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं इसमें अब दूसरा एंड पॉइंट तो है नहीं हमारे पास, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और दूसरी तरफ लेस देन क्या है, इन्फिनिटी। तो इस तरह के सेट को आप लिखोगे कैसे, 2 से, अच्छा आप ध्यान रखें मैंने इन्फिनिटी की तरफ इक्वालिटी नहीं डाली, क्यों, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं है इन्फिनिटी कितनी है, इन्फिनिटी से अगली भी इन्फिनिटी होती है। तो आई कैनॉट पुट अ क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि अगर क्लोज लगा दिया फिर तो पता लग जाएगा इन्फिनिटी का है। तो ये आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। तो इस तरह के जो होते हैं इंटरवल्स उनको मैं लिख देता हूँ, या तो होगा वो क्लोज्ड ए से इन्फिनिटी, इसका मीनिंग क्या होगा, वो सारे x सच दैट x इज रियल एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ ओपन ए से इन्फिनिटी, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वो सारे x कि x बिलोंग्स टू रियल और x ग्रेटर देन a हो गया। या अब ये भी कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से a, ये हो जाएंगे वो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल्स। जैसे अगर मैं 2 से पीछे ले लेता हूँ, यहाँ से -1 से पीछे ले लूँ या 1 से पीछे ले लूँ, किसी से भी पीछे ले लीजिए, तो यहाँ तक अगर आप आ रहे हैं से क्लोज कर रहे हैं 1 के ऊपर, 1 इंक्लूडेड है, तो उसको आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड। तो इस तरह के सेट्स को भी इनफाइनाइट इंटरवल्स में काउंट किया जाता है। यू से x लेस देन इक्वल टू a, या माइनस इन्फिनिटी से a ओपन मीन्स वो सारे रियल नंबर्स सच दैट, बेसिक डेफिनेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर आपके बेसिक सही रहेंगे तो थ्रू आउट द चैप्टर कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी टॉपिक में। एंड फाइनली सबसे बड़ा सेट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दिस इज सेट R, मीन्स ऑल रियल नंबर्स। ये एक नया सिंबल हम यूज़ करें इंटरवल की फॉर्म में, बट इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड थ्रू आउट। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स जब हमने पढ़े थे तो वो सेट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएं। तो इनमें हमने कुछ स्पेशल पढ़े थे पहले, एक बार उन्हें रिकॉल कर लें अगर। तो हमारे पास पहला था नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर्स, फिर जो रैशनल नहीं होते मीन्स इरैशनल। इरैशनल में हमने पढ़ा कि बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो होता है कि दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि वो P/Q फॉर्म में नहीं होते। और उसमें बेस्ट एग्जांपल पढ़े थे जितने भी सर्ड्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते या परफेक्ट क्यूब्स नहीं होते। एक और पर्टिकुलर एग्जांपल पढ़ा पाई, C/D। इसमें और भी एग्जांपल्स आते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आप पढ़ते हो कांस्टेंट रहने वाली। ये सब के सब जितने भी नंबर्स हमने ड्राइव किए हैं या वेलोसिटी ऑफ लाइट कह लीजिए, ये सब इरैशनल नंबर्स हैं, बिकॉज इनकी जो एक्चुअल वैल्यू आती है दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो पढ़ा कि पाई इज़ नॉट एक्चुअली इक्वल टू 22/7, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज़ 22/7। जो उनकी 22/7 की वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली पाई की भी उतनी ही वैल्यू होती है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम। अगर हम रैशनल और इरैशनल को मिला दें तो पूरी नंबर लाइन बन जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रियल्स। कोई भी नंबर जो रियल नंबर लाइन के ऊपर बनाया जा सके उसे हम रियल नंबर बोलते हैं, सिंबल कैपिटल R। अब इनफाइनाइट सेट्स में आगे हमने पढ़ा इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होते हैं कि जैसे अगर मुझे दो नंबर्स के बीच में सभी नंबर लिखने हो फिर दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए हमने स्पेशल सिंबल यूज़ किए कॉल्ड फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल्स। अगर वो दोनों नंबर्स जिनके बीच में नंबर्स हमने लेने हैं वो फाइनाइट हुए तो वो फाइनाइट सेट्स में आ जाएंगे। जैसे ये 4 लिखे थे, A to B क्लोज्ड, A to B ओपन, हाफ क्लोज्ड, हाफ ओपन। और फर्दर हमने पढ़ा इनको फाइनाइट इंटरवल्स बोलते हैं अगर एंड पॉइंट्स फाइनाइट हो, मीन्स अगर आप इनकी लेंथ बता सकें, और इनफाइनाइट बोलते हैं अगर वन ऑफ द एंड पॉइंट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द एंड पॉइंट्स इन्फिनिटी हो जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल्स। और सबसे बड़ा इंटरवल होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम लिखते हैं -∞ से इन्फिनिटी। थैंक यू।